नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन में। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो पेशेंट एजुकेशन हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, उसके बाद जब डिस्चार्ज जाते हैं तो उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उनकी बहुत सारी चीजों के बारे में वो जानना चाहते हैं, लाइक अबाउट जैसे कि पेशेंट को दवाइयां कैसे खानी है, घर पे डाइट कैसे लेना है, दवाइयों की टाइमिंग के बारे में, है ना, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें उनको आएंगी घर पे जाके। तो ऐसे कई सारे बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो उन सारे डाउट्स को अपन क्लियर करने के लिए ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट जब भी घर पे जाए तो क्या है कि उसको अच्छे से एजुकेट करे, है ना, जिससे कि उसके अंदर जो भी बीमारी से संबंधित जो भी समस्याएं थी तो वो थोड़ी दूर हो जाएं, है ना। जैसे कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में रहता है तो क्या है कि एक एक्सपर्ट टीम की निगरानी में रहता है, तो उसको इतना ज्यादा सोचने की ज्यादा जरूरत रहती नहीं है। लेकिन जब पेशेंट घर जाता है तो उसके मन में एक अजीब सी एंजाइटी रहती है। तो पेशेंट हमेशा सोचता है कि अब मैं घर जाऊंगा तो मतलब मैं क्या क्या खाऊंगा, कैसे दवाइयां लूंगा, और मेरा रहन सहन कैसा होगा, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। और इन चीजों के बारे में पेशेंट बहुत ज्यादा सोचने लगता है, तो एक उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट रहती है, एक एंजाइटी रहती है। तो इस सब को दूर कर सकते हैं हम पेशेंट को अच्छे से एजुकेट करने के बाद, है ना। तो इसलिए पेशेंट एजुकेशन पेशेंट की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि पेशेंट एजुकेशन क्या होता है, पेशेंट एजुकेशन का पर्पस क्या है, पेशेंट एजुकेशन का प्रोसेस क्या है ना, कि हम पेशेंट को एजुकेट किस किस तरह से किया जा सकता है। तो पेशेंट एजुकेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की बात करेंगे, तो डेफिनेशन होता है इसका, द पेशेंट एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल इम्पोर्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड देयर केयर गिवर्स। मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा पेशेंट की फैमिली को, पेशेंट को एजुकेशन दिया जाता है ना। उस सारी प्रोसेस को बोला जाता है पेशेंट एजुकेशन, है ना। अब वाई इट्स नीडेड, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पेशेंट एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका पर्पस क्या है। तो हम पर्पस के बारे में जान लेते हैं। तो पर्पस है इसका इंप्रूविंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट। तो इसमें क्या है कि पेशेंट की हमको नॉलेज को इंप्रूव करना है ना, उसको नॉलेज को बढ़ाना है। जैसे कि देखिए अर्बन सिटीज में मान लो अगर कोई पेशेंट रह रहा है तो मोस्टली छोटी मोटी बीमारियों के बारे में उनको नॉलेज रहता ही है। जैसे कि मान लो आरबीएस हुआ, हाई ब्लड शुगर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, हाई बीपी हुआ। तो अर्बन शहर में जो लोग पेशेंट्स आते हैं उनको इनके बारे में जानकारी रहती है ना। लेकिन मान लो गांव से अगर कोई पेशेंट आ रहा है, रूरल एरिया से कोई पेशेंट आ रहा है, तो रूरल एरिया के पेशेंट्स के बारे में उन लोगों को उतना जानकारी रहता नहीं है। जैसे कि बीपी है, शुगर है, क्या है, दवाइयां कैसे लेनी है ना। तो क्या है कि वो अपनी हेल्थ कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जो साइन और सिम्टम है उनको अच्छे से बता नहीं पाते हैं। इसलिए हमें पेशेंट की नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना है ना, इंप्रूव करना है। तो इसलिए उसको पेशेंट एजुकेशन बहुत जरूरी है ना। और नेक्स्ट है हमारा टू असिस्ट, है ना। तो पेशेंट की क्या है कि कंडीशन को असिस्ट करने के लिए पेशेंट की एजुकेट होना बहुत जरूरी है। मान लो कोई पेशेंट कोई है जो भी बार बार हॉस्पिटल में आ रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो वो पहली बार हॉस्पिटल में आए तो उनको क्या बीमारी है इसके बारे में अगर आपने अच्छे से जानकारी दे दी है तो क्या है कि अगली बार अगर वो पेशेंट्स आएंगे तो अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। हेल्थ केयर वर्कर अपना जो भी उनसे सवाल करेंगे तो वो अपने बारे में हिस्ट्री अच्छे से दे पाएंगे, है ना। तो क्या है पेशेंट को असिस्ट करने में, अगर पेशेंट को नॉलेज अच्छा होगा तो पेशेंट को असिस्ट करने में आपको आसानी होगी, है ना। उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसका जो हिस्ट्री है ना, जो पहले उसको कई सारी बीमारियां थी उनके बारे में हिस्ट्री कलेक्शन में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसलिए पेशेंट को एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है कि आप पेशेंट को अच्छे से असिस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लान, है ना। आप पेशेंट को एजुकेट करके रखिए और हमेशा करते रहिए। जब भी पेशेंट आपसे मिले आप पेशेंट को एजुकेट करते रहिए, क्योंकि उससे क्या है कि पेशेंट को उसकी जो डिजीज कंडीशन है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए आप एक प्लान बना सकते हैं, है ना। और क्या है कि उसको क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पेशेंट अगर एजुकेट होगा तो आप क्या है कि जो भी प्लान बनाएंगे उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए आपने पेशेंट को बता दिया कि कोई मेडिसिन है वो आपको खाली पेट लेनी है ना।
तो आपने प्लान बनाया कि मैं सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठूंगा और इनको खाली पेट ये दवाई दे दूंगा, लेकिन अब पेशेंट क्या है कि उसको नॉलेज नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, उसको पता ही नहीं है कि मतलब खाली पेट लेने से दवाइयों से क्या असर पड़ता है। तो उसने क्या किया, सुबह उठ के कुछ भी चाय नाश्ता कुछ भी कर लिया। अब आपको पता ही नहीं है, तो आपका क्या प्लान क्या इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। आपने प्लान बनाया था कि खाली पेट पेशेंट को दवाइयां दूंगा, है ना, या फिर पेशेंट को मान लो कि सर्जरी होने जा रहा है ना, लेकिन पेशेंट को आपका प्लान था कि पेशेंट को मिडनाइट से एनपीओ रखना है रात में 12 बजे से मिडनाइट से एनपीओ रखना है, लेकिन क्या है कि पेशेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा, उसको पता ही नहीं है, और उसने क्या है कि 2 गिलास पानी पी लिया, है ना। तो पेशेंट ओटी जाएगा तो उसका ओटी रीशेड्यूल हो जाएगा, पेशेंट ओटी नहीं जा पाएगा, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया के लिए खाली पेट होना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि आपका प्लान था वो इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया, इसलिए पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, जिससे कि आप जो भी उसको डिजीज कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए जो प्लान बना रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर सकें, है ना। बाकी नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। अब क्या है कि आप पेशेंट को एजुकेट अगर आपने नहीं किया है, तो आपने पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दिया या कोई ट्रीटमेंट दिया, आपने पेशेंट को ठीक करने के लिए कोई भी मतलब प्लान बनाया था उसको इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन अब क्या है कि उसको आप इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन था, है ना, पेन था, एंजाइटी थी, और पेशेंट का आपने दवाइयां दी, आपने उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, वो एंजाइटी उसकी ठीक हो गई, लेकिन क्या है कि वो उसको बता नहीं पा रहा, है ना, वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आपको पेशेंट को क्या एजुकेट करना है कि आपको ये कंडीशन है, अब आपको अगर सुधार हो जाएगा तो आपको क्या क्या ये आपको चीजें ठीक ठीक लगेंगी, है ना। तो इसलिए पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, जिससे कि आप पेशेंट की जो आउटकम है, जो इवेल्युएशन है, उसको असेस कर सकें। नेक्स्ट आता है फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन, है ना। तो पेशेंट एजुकेशन क्यों जरूरी है? फॉर हेल्थ प्रमोशन एवं प्रिवेंशन के लिए, जैसे कि पेशेंट का जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करना है आपको, है ना। तो पेशेंट एजुकेशन देके आप पेशेंट की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो, है ना। जो भी वहां पे कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे कि अभी रिसेंटली एक डिजीज आई थी कोविड-19, है ना। तो कोविड-19 के बारे में हम सभी लोगों को एजुकेट कर रहे थे, है ना। तो एजुकेट करने से क्या है कि पेशेंट अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है फॉर डिजीज, है ना, डिजीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है, कि जैसे कि कुछ कम्युनिकेबल डिजीज रहती है, जैसे कि डेंगू हुआ। अब डेंगू किन किन वजहों से फैलता है? जैसे कि मच्छर के काटने से फैलता है। अब मच्छर कहाँ पनपते हैं, तो इसके बारे में हमें पेशेंट को बताना है ना, कि कहीं पर भी हमें पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, साफ पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है ना। तो हमें पेशेंट को इसके बारे में एजुकेट करना है कि डेंगू से किस तरह बचाव करना है ना। नेट लगा के रखना है हमको, पानी को कलेक्शन नहीं होने देना है। कोविड-19 से कैसे बचना है, कैसे प्रिवेंट करना है अपने आप को, मास्क लगा के रखना है, बार बार हैंड सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है। तो इस तरह की हमको पेशेंट को कुछ जानकारियां हमेशा देते रहने चाहिए, जिससे क्या है कि पेशेंट अपने आप को प्रिवेंट रख सके और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सके। हमेशा जैसे भी मेडिकल लाइन में बोला जाता है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, है ना, कि बचाव ट्रीटमेंट से ज्यादा बेहतर है। इसलिए पेशेंट हमेशा अपने आप को बचाव प्रिवेंट रख सके दवा डिजीज से, जो भी बीमारियां हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं या फिर संक्रामक डिजीज रहती हैं जो एक दूसरे से फैल सकती हैं पेशेंट को, जैसे कि स्किन डिजीज हुआ, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस हुआ, बेसिला जोस्टर हुआ, है ना, ट्यूबरक्लोसिस हुआ। ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती है, चिकन पॉक्स हुआ, है ना, तो मीजल्स हुए। ये डिजीज क्या पेशेंट को एक दूसरे से फैलती हैं, इसलिए पेशेंट को अगर जानकारी होगी तो वो अपने आप को बचाव कर सकेगा, है ना, लोगों बीमारियों से बचाव कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ पेशेंट, है ना। तो क्या है कि पेशेंट एजुकेशन से क्या है, पेशेंट के बिहेवियर में चेंज आता है ना। पेशेंट का क्या है कि मान लो कि पेशेंट बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, एकदम इरिटेट पेशेंट है, बहुत ज्यादा एंगर पेशेंट है ना। तो आप उसको क्या अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए, उससे अच्छे से बातचीत करिए, है ना, उसको समझाइए कि पेशेंट कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रहिएगा, है ना। आप जब भी आपको किसी चीज की जरूरत है आप तुरंत हमें बताइएगा, हम तुरंत आपको अवेलेबल करवाएंगे, है ना। मतलब हमको फाइंड आउट करना है कि पेशेंट को गुस्सा किस वजह से आ रहा है ना। तो इस वजह से क्या है कि हम पेशेंट की गुस्से वाली चीजों को दूर करके उसका बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, है ना।
मान लो पेशेंट एल्कोहल वाला पेशेंट है, स्मोकिंग वाला पेशेंट है ना, पेशेंट डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो हम पेशेंट की एजुकेशन देकर ही इन चीजों को दूर कर सकते हैं। पेशेंट एल्कोहलिज्म वाला है, उसको हम उसके दुष्परिणामों के बारे में बता सकते हैं कि उसको क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, एल्कोहल से, स्मोकिंग से उसको क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इन चीजों के बारे में हम उसको एजुकेट करना है, जिससे क्या है कि उन चीजों से वो अपने आप को प्रिवेंट रखेगा, तो क्या है उसको थोड़ी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में थोड़ा सा हेल्प होगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है बिल्ड ट्रस्ट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, मतलब जो एमपीआर होता है ना, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, उसको हमें बिल्डअप करना है ना, क्योंकि कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो क्या है उस समय बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा उसके मन में शंकाएं होती हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में होता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, है ना। तो हमें उसको भरोसा दिलाना है। मान लो कि कल किसी पेशेंट की सर्जरी होने जा रहा है ना, कल किसी पेशेंट का मान लो किडनी ट्रांसप्लांट है या अपेंडिसाइटिस का सर्जरी होने जा रहा है, या कोई मेजर सर्जरी कुछ भी होने जा रहा है, तो पेशेंट को क्या है कि मन में बहुत सारी एंजाइटी रहेगी, है ना। तो हमको क्या है कि उसको एजुकेट करना है, सर्जरी के बारे में बताना है, हमको बताना है कि ये नॉर्मल सर्जरी है ना। हमारे यहाँ एक्सपर्ट की टीम है जो कि ये केस को काफी दिनों से हैंडल कर रही है ना। तो आप एक्सपर्ट की निगरानी में हैं और आपको एग्जाम्पल्स देने हैं कि हमारे यहाँ ये पेशेंट थे, वो इतने दिन में आए थे, 2 दिन बाद उनका सर्जरी हुआ, उसके बाद अच्छे से डिस्चार्ज होके गए हैं। उनको मतलब अपने बारे में अपनी जो फैसिलिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना है ना, अपनी एक्सपर्ट टीम्स के बारे में बताना है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, जिससे क्या है कि थोड़ा सा पेशेंट में ट्रस्ट बिल्डअप होगा, है ना। और अपने बारे में बताना है थोड़ा सा कि मैं यहाँ इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं इस फील्ड में इतने दिनों से हूँ, मैंने ऐसे केसेस काफी देखे हैं, है ना। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल देने हैं कि वो पेशेंट आए थे, उनको भी ये दिक्कतें थी, लेकिन वो फिर 2 दिन बाद ठीक होके चले गए। तो इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स दे के हमको क्या है पेशेंट के अंदर थोड़ा ट्रस्ट पैदा करना है, जिससे क्या है कि पेशेंट थोड़ा सा काम हो जाए, कूल हो जाए, और अगले दिन जो सर्जरी में जब भी जाए तो उसको ज्यादा फिक्र ना हो, है ना। और क्या है कि उसको ये लगना चाहिए कि मैं एक्सपर्ट की टीम की निगरानी में हूं, जो मेरे को नर्स लुक आफ्टर कर रही है, जो देख रही है, वो काफी एक्सपीरियंस है, और कोई भी क्रिटिकल कंडीशन होगी तो वो उसको हैंडल कर सकेगी, है ना। तो उसको इतना भरोसा हो जाना चाहिए कि आप उसको हैंडल कर पाओगे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में। ये नहीं है कि मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो इसको तो कुछ आता ही नहीं है, अगर मेरे को कुछ होता है तो ये कुछ कर नहीं पाएगी, इस तरह का उसको नहीं लगना चाहिए, उसको आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आता है इंप्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, है ना। तो क्या है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब है जैसे कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या है हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाती है, ब्लड डोनेशन कैंप चलाती है ना। तो इन चीजों को क्या है कि इंप्रूव करने के लिए हमें पेशेंट एजुकेशन की जरूरत है। मान लो हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में अगर पेशेंट को पता होगा तो क्या है कि वो वैक्सीन ले सकेगा, जैसे कि कोविड-19 का वैक्सीन था, उसके बारे में पेशेंट को अपन ने नॉलेज दिया, तभी तो पेशेंट वैक्सीनेशन के लिए आगे आए थे। अगर अपन उनके बारे में नॉलेज नहीं देते तो वैक्सीनेशन अपन इतने बड़े लार्ज स्केल पर लगा ही नहीं पाते, है ना। तो पेशेंट एजुकेशन इसके लिए बहुत जरूरी है। मान लो कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड की जरूरत रहती है, लेकिन उनके पास डोनर नहीं रहते हैं, है ना। तो क्या है कि पेशेंट को अपन ब्लड डोनेशन के लिए अगर अपन उसको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, उनको अपन बताएंगे कि ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं होता है, हर 90 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, और जो भी ब्लड निकलता है वो उसके बाद नई आरबीसीज बन जाते हैं, है ना। इससे कोई जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं ब्लड के अंदर वो निकल जाते हैं। इस तरह की चीजें उनको बताएंगे तो क्या है कि ब्लड डोनेशन के लिए लोग आगे आएंगे, है ना। तो जो हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो थोड़ा इंप्रूव होगा इस वजह से। तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोट सेल्फ केयर एंड मैनेजमेंट स्किल्स। अब पेशेंट को क्या है आपको इसलिए भी एजुकेट करना है कि वो क्या है कि अपना जो सेल्फ केयर है ना, उसको भी अच्छे से इंप्रूव कर सके। मान लीजिए कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या आरबीसी ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, अब वो उसके पास हमेशा तो नर्स घर पर रहेगी नहीं, है ना। तो हमें उसको एजुकेट इस तरह कर देना है कि आपको ब्लड शुगर इस तरह चेक करना है, आपको बीपी इस तरह शुगर चेक करना है, अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको ये दवाइयां लेनी है ना। या फिर आपको इतना बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर से कब संपर्क करना है, बीपी को कितनी बार दिन में मॉनिटर करना है, बीपी की कौन कौन सी दवाइयां हैं,
या जो छोटे मोटे प्रोसीजर है, मान लो किसी पेशेंट को कोलोस्टमी बैग लगा हुआ है, तो कोलोस्टमी बैग केयर कैसे करते हैं, है ना। मान लो ट्रैकेस्टमी लगा हुआ है पेशेंट को, तो ट्रैकेस्टमी केयर, इस अब के बारे में पेशेंट को भी हमें बताना है, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी बताना है, जिससे कि छोटी मोटे प्रोसीजर्स हैं, छोटे मोटे काम है पेशेंट के, वो खुद भी कर सकें, है ना। अगर पेशेंट को बेड सोर हो जाता है तो बेड सोर केयर कैसे करनी है ना। तो ये चीजें हमें पेशेंट को खुद ही बता देनी है, जिससे क्या है कि पेशेंट का जो स्किल्स है, जो खुद की सेल्फ केयर स्किल है, वो इंप्रूव हो जाएगी और पेशेंट अपना ख्याल थोड़ा बहुत अपना रख सकता है। मान लो जो नर्सिंग केयर वाला पार्ट है वो तो नर्सिंग ही देखेगी, है ना, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा काम है वो अपना खुद से संभाल पाएगा। इसलिए हमको पेशेंट को एजुकेट करना है, जिससे क्या है कि वो सेल्फ केयर कर सके अपनी, और अपना जो स्किल मैनेजमेंट है उसको बढ़ा सके। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ पेशेंट एंड केयर गिवर्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट को हमको अच्छे से एजुकेट करना है ना। एजुकेट इसलिए करना है कि जिससे क्या है कि वो डिसीजन लेने में थोड़ा उसको हेल्प हो सके। मान लीजिए कि आपके सामने कोई पेशेंट आया, मान लीजिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ना, तो उसकी फैमिली को हमको एजुकेट करना है ना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे स्टाफ है, अब पेशेंट को क्या है कि हमको लग रहा है कि क्रिटिकल है, कभी भी इंटूबेट हो सकता है ना, तो हम क्या है कि जब पेशेंट को इंटूबेट करने जा रहे हैं तो उस समय क्या है कि पेशेंट की फैमिली वहां पे नहीं रहती है, तो अगर इमरजेंसी में हमें इंटूबेट करना पड़ा तो हम फैमिली का वेट नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम क्या है कि एडवांस में पहले से कंसेंट ले लेते हैं, उसको फैमिली को एक्सप्लेन करके उसके बाद कंसेंट लेके रखते हैं कि अगर फैमिली मेंबर उस समय अवेलेबल नहीं होंगे तो हम उसको इंटूबेट तो कर सकते हैं। वैसे तो हम जब भी इंटूबेट करने जाते हैं तो पेशेंट की फैमिली का कंसेंट उसी समय रिसेंटली उसी टाइम लेते हैं, है ना। लेकिन अब मान लो कि पेशेंट की फैमिली को, पेशेंट आया हॉस्पिटल में और बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अब किसी स्टाफ ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोल दिया कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना है, साइन कर दो, है ना। तो पेशेंट क्या है कि जो फैमिली वाला है वो एकदम से डर जाएगा, पेशेंट भी बहुत ज्यादा घबरा जाएगा कि मैं इतना मतलब वर्स्ट कंडीशन में हूं कि मेरे को वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, जबकि वेंटिलेटर पर डालने का प्लान है, उसी समय नहीं डालना है ना। लेकिन हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो पेशेंट की एंजाइटी को और हमने बढ़ा दिया, है ना। तो हमको इस तरह नहीं करना है, पेशेंट की एंजाइटी को और नहीं बढ़ाना है, उसको अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से तसल्ली से हमको एक्सप्लेन करना है, जिससे कि क्या है पेशेंट के अंदर जो एंजाइटी ऑलरेडी पहले से वो लेके आया है हॉस्पिटल में वो भी निकल जाए, हमको और एंजाइटी को बढ़ाना नहीं है उसका, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइड मोटिवेशन एंड सपोर्ट। पेशेंट को क्या है मोटिवेट करना है, कितना भी क्रिटिकल पेशेंट आए, कितना भी क्रिटिकल डिजीज लेके आए, फिर भी हमें पेशेंट को मोटिवेट करना है ना। उसको हमेशा बताते रहना है कि आपकी डिजीज बहुत ज्यादा दिक्कत बड़ी वाली डिजीज नहीं है, रिवर्सिबल डिजीज है, ठीक हो जाएगी, है ना। आपको सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है ना। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट और भी पहले आए थे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, जिससे कि क्या है पेशेंट थोड़ा सा उसके अंदर जो एंजाइटी है डिजीज रिलेटेड वो थोड़ी सी कम हो जाए, और उसको हमेशा मोटिवेट करना है और सपोर्ट करना है। मान लो अगर कोई उसको ऐसी डिजीज है जो कि रिवर्सिबल नहीं है, अगर ठीक भी नहीं हो सकती है, तब भी हमें पेशेंट को क्या है सपोर्ट करना है ना, कि हम सब आपके साथ हैं और आपको जो ये डिजीज है इसको ठीक करने में, इंप्रूव करने में हम सब आपका साथ देंगे। नेक्स्ट आता है रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, रिड्यूस मेडिकेशन एरर, है ना। तो क्या है कि हमको पेशेंट को इसलिए भी एजुकेट करना है कि रिड्यूस इंसिडेंस, है ना, जो भी इंसिडेंस उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है तो हमको उसको रिड्यूस करना है ना। कॉम्प्लिकेशंस उसके पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन दवाइयों की वजह से कम आए, इसलिए उसको एजुकेट करना है ना। पेशेंट को अगर एजुकेट किया रहेगा तो पेशेंट का मेडिकेशन एरर है वो भी कम करेगा। मान लीजिए कोई दवाई है, मान लो एमलोसेफ 5 लिखा हुआ है और बीडी लिखा हुआ है ना। अब पेशेंट को अगर हमने एजुकेट नहीं किया है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो पेशेंट क्या कर सकता है, कभी कभी गलती से एमलोसेफ 5 टेबलेट्स सुबह शाम खा सकता है ना। उसको मेडिकेशन एरर हो जाएगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, राइटिंग समझ में नहीं आई, या उसको कैसे मतलब खाना है ये समझ में नहीं आया, तो बहुत बड़ा असर डाल सकती है उसकी जिंदगी में। इसलिए हमको जब भी पेशेंट डिस्चार्ज जा रहा है उससे पहले जो डिस्चार्ज समरी देते हैं हम पेशेंट को, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है ना। और जब पेशेंट को अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद उससे पूछना भी है कि आपको क्या समझ में आया, है ना। उसका आउटकम लेना है, उसका फीडबैक लेना है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पर्पस थे जो हमको पेशेंट को एजुकेट इसलिए करते हैं
है ना, कि जिसके कारण हम इन चीजों से पेशेंट को प्रिवेंट कर सके। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ पेशेंट एजुकेशन, है ना। प्रोसेस क्या है, पेशेंट को एजुकेट करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आता है डिटरमाइन पेशेंट एजुकेशन बिहेवियर एंड रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले हमें पेशेंट डिटरमाइन करना है कि पेशेंट का एजुकेशन लेवल कितना है ना, पेशेंट को कितना जानकारी है डिजीज के बारे में, कितना जानकारी है, पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, पेशेंट का जो चीजें हैं वो समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे ही हमें एक्सप्लेन करने जाए तो वो ये कहे कि नहीं नहीं हमें तो सब आता है आप रहने दीजिए, या फिर पेशेंट एकदम गुस्से में आ जाए बहुत ज्यादा, है ना। तो उसके बिहेवियर को हमको थोड़ा सा असेस कर लेना है। और रिस्क फैक्टर के बारे में हमें पता कर लगाना है कि पेशेंट का एज कितना है ना। हाई रिस्क रहेगा तो पेशेंट की इम्यूनिटी कम रहेगी, है ना, इन्फेक्शन लगने के उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, या फिर पेशेंट कई ऐसी पेंडेमिक एरिया में तो नहीं रहता है जहाँ पे कोई ऐसी डिजीज है जो बहुत ज्यादा मात्रा में फैली हुई हो, है ना। कोई एरिया होता है जैसे जहाँ पे कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड मटेरियल फॉर पेशेंट, है ना। तो हमको क्या है कि पेशेंट को एजुकेट करने के लिए मटेरियल्स कलेक्शन करने हैं कि हम पेशेंट को किन किन चीजों से पेशेंट को एजुकेट करना है। मान लो हमें चार्ट के जरिए हमको पेशेंट को एजुकेट करना है, या फिर हमको पीपीटी के जरिए अगर पेशेंट को हमको एजुकेट करना है तो हमको वो चीजें सारी पहले से रेडी कर लेनी चाहिए, है ना। या फिर पेशेंट को हमको किसी पेशेंट के पास में ले जाके हमको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है ना। तो हमको पहले ही जिस पेशेंट के पास जाके हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं उस पेशेंट से जाके हमें बता देना चाहिए कि हम आपके बारे में किसी पेशेंट को थोड़ा सा समझाएंगे, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। तो जो रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनको हमें पहले से अच्छे से कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आता है क्रिएट एन एनवायरनमेंट, है ना। तो पेशेंट को एजुकेट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमको क्या है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना। पेशेंट फैमिली, पेशेंट के अटेंडेंट और पेशेंट को एक ऐसे माहौल में लेके जाना है जैसे कि जहाँ पे कि उसकी प्राइवेसी मेंटेन रह सके, है ना। ये नहीं है कि हम सबके सामने पेशेंट को बता रहे हैं, तो पेशेंट क्या है कि अपनी बीमारी के बारे में सबको नहीं बताना चाहता है, थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है, इसलिए हमें उसको प्राइवेसी देना है, एक अलग रूम में लेके जाना है। वहां का साउंड अच्छा रहना चाहिए, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा हो, ऐसी जगह पे हमें उसको एक्सप्लेन नहीं करना है ना। वहां का टेम्परेचर अच्छा रहना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी वाला माहौल नहीं रहना चाहिए। और क्या है, एक पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक टीम होनी चाहिए, है ना, जिसमें कि डाइटिशियन भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर भी होना चाहिए, डॉक्टर्स रहने चाहिए, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब एक टीम मिलके पेशेंट को एजुकेट करने जाएगी तो पेशेंट को क्या है, थोड़ा सा ज्यादा भरोसा रहेगा, है ना। पेशेंट अच्छे से चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टॉपिक एंड पर्पस। अब जब हम पेशेंट को एजुकेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मतलब अपने बारे में जानकारी करेंगे पहले, सबसे पहले पेशेंट को कि हम आपको मतलब क्या क्या बताने जा रहे हैं, है ना। तो मेरा नाम ये है और हम ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो हमें क्या है कि एक टॉपिक जो भी हम पेशेंट को समझाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से पहले नॉलेज होना चाहिए, है ना। उसके बाद में हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और पर्पस क्या है ना, हम पेशेंट को एजुकेट करने क्यों जा रहे हैं। मान लो कई कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ऑलरेडी पहले से सब पता हुआ रहता है, ठीक है। पेशेंट एफिशिएंसी नॉलेज और अबाउट द टॉपिक। तो हमको क्या है कि पेशेंट को जब जो भी टॉपिक हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले खुद को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मान लो कि अगर हम पेशेंट को बीपी के बारे में बताने जा रहे हैं, ब्लड शुगर के बारे में बताने जा रहे हैं, तो क्या है कि आजकल जो अर्बन एरियाज में पेशेंट रहते हैं वो डॉक्टर के टच में हमेशा रहते हैं, तो उनको क्या है कभी कभी हमसे ज्यादा भी नॉलेज होता है ना। तो हम जब भी कोई भी टॉपिक अगर पेशेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो उससे ज्यादा नॉलेज कम से कम होना चाहिए। मान लो कभी कभी कोई डिजीज ऐसी है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो पेशेंट क्या है उससे ज्यादा नॉलेज हमसे लेके बैठा हुआ रहता है। आजकल गूगल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो पेशेंट क्या है कभी भी आप कुछ भी बात उसको बताओगे तो उसको क्रॉस चेक करेगा तुरंत गूगल पे जाके। इसलिए हम कभी उसके सामने एम्बेरसमेंट फील ना हो, इसलिए हमको प्रॉपर नॉलेज लेके, पूरा नॉलेज लेके, एक्स्ट्रा नॉलेज लेके जाना है, जिससे कि पेशेंट अगर गूगल पे जाके भी क्रॉस चेक करे तो उसको लगना चाहिए कि जो मेरे सामने एक्सप्लेन करने वाला आया है ना, जो एजुकेटर आया है वो थोड़ा सा नॉलेज अच्छा ही लेके आया है ना। जिससे क्या है पेशेंट के अंदर थोड़ा सा भरोसा पैदा होता है कि मैं अच्छी टीम की निगरानी में हूँ। नेक्स्ट आता है समराइज द टॉपिक, है ना। तो अब हमने पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसके बाद हमको समराइज करना है वो टॉपिक, है ना। उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा
छोटी छोटी बातें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको फिर से एक्सप्लेन करना है, दोबारा से एक बार रिपीट कर देना है, जिससे क्या है कि उसको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। एंड देन लास्ट आता है इवेल्युएट द फीडबैक। अब हमने उसकी बीमारी के बारे में या फिर जो भी वो डिस्चार्ज जा रहा है तो घर पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखेगा, इन सब चीजों के बारे में हमने उसको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या है कि उसको इवेल्युएट करना है, उसका फीडबैक हमको लेना है कि इसकी समझ में सब कुछ आया है कि नहीं आया। मान लो हमने दवाइयां उसको बता दी हैं कि आपको ये दवाइयां घर पे जाके इस तरह खानी है ना, लेकिन उसकी समझ में उसने उस समय तो बोल दिया कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, हम उससे पूछ रहे हैं कि बताइए ये दवाई कैसे खानी है, तो वो नहीं बता पा रहा है, तो मतलब उसके समझ में कुछ आया ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमको पेशेंट को एक बार हॉस्पिटल से निकलने से पहले एक बार हमको फीडबैक ले लेना है कि आपको जो हमने समझाया है वो समझ में आया है कि नहीं आया है ना। क्या क्या डाइट उसको खानी है वो उसके समझ में आया है कि नहीं आया है, इसका हमको एक बार इवेल्युएट कर लेना है कि उसकी चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। तो इससे क्या है कि पेशेंट को थोड़ा सा घर पे जाके प्रॉब्लम्स कम आएंगी, है ना। और उसको क्या है कि कभी कभी क्या है कि पेशेंट घर पे जाते हैं तो डॉक्टर क्या नर्सिस का या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स का नंबर लेके चले जाते हैं, है ना। तो चीजें उनकी समझ में उस समय तो आती नहीं है, और घर जाके क्या है कि फिर छोटी छोटी चीजों के लिए वो कॉल करते हैं कि सिस्टर ब्रदर ये दवाई कैसे खानी है, हम ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, है ना। गाय का दूध पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, बाइक चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, ऐसे मतलब नॉन सेंस वाले सवाल पूछते हैं हमेशा। इसलिए हमको पेशेंट हॉस्पिटल से मूव आउट होने से पहले ही हमको सारी चीजें समझा देना चाहिए, जिससे क्या है कि पेशेंट को घर पे जाके दिक्कतें कम आए। और अगर कभी कोई इमरजेंसी है तो हमें उसको कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहिए कि इमरजेंसी में आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो बाकी यही मेरा आज का पर्पज था कि पेशेंट जो भी सवाल रहते हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, है ना। तो इस सब के बारे में हमें आपको आज जानकारी देनी थी। बाकी आपको अगर कुछ और इसमें इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ सलाह देनी है तो आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। बाकी नया टॉपिक लेके जल्दी फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। थैंक यू, धन्यवाद।